एक बार विश्व बैंक ने भारत सरकार को कहा था कि भारत के गांव की 35% आबादी जो है वो शहरों की तरफ धकेल दी जानी चाहिए। ये क्या किस्सा था? इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। देखिए वो मुझे याद है कि 1996 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में था एट द एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इन चेन्नई। और वहाँ पर वर्ल्ड बैंक के उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, मेरे अच्छे मित्र भी थे, डॉक्टर इस्माइल सरागेल्डिन। और उन्होंने अपने भाषण में कहा था, और मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि अगले 20 साल में यानी 2015 तक भारत में जो लोग खेती से निकलकर शहरों की तरफ जाएंगे, या भारत में जो लोग गांव से निकल के, कहा था उन्होंने एक्चुअली, वो जो शहर में जाएंगे, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। उस समय इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या 200 मिलियन थी। तो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट था कि 400 मिलियन पीपल विल माइग्रेट फ्रॉम द विलेजेस टू द अर्बन एरियाज इन इंडिया 2015 तक, यानी अगले 20 साल में। तो पहले तो बहुत साल तो मैं ये सोचता रहा कि शायद ये हमें वार्निंग है कि ये होने जा रहा है, आप इसको संभालिए। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि भाई ये वार्निंग नहीं है, ये हमारे पे डायरेक्टिव है कि आपको ये काम करना है। और 2008 का जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आप देखें, तो वो वर्ल्ड बैंक की पब्लिकेशन है, उसमें ये कहा गया है ऑलमोस्ट इसी भाषा में कि आपको जो काम दिया गया था आपने नहीं किया है, तो आप जल्दी करिए, लैंड रेंटल्स पे करिए, लैंड एक्विजिशंस करिए। ये लोग जिनको खेती में जो इनएफिशिएंट उसके प्रोड्यूसर हैं, मतलब किसान, उनको निकालिए, उनको शहर में उनको इंडस्ट्रियल वर्कर की ट्रेनिंग दीजिए। और उसकी ये भी रिकमेंडेशन थी कि ये लोग, क्योंकि खेती नहीं आती है, स्पेशली जो यूथ है, उसको आप एक नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलिए जहां पर उनको ट्रेन करिए टू बिकम ए इंडस्ट्रियल वर्कर। और मुझे याद है ये 2008 की रिपोर्ट थी। और 2009 में हमारे उसमें के जो सरकार के वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट में 1000 आईटीआई से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसका प्रावधान किया था। मतलब वर्ल्ड बैंक ने कहा आपको 2008 में, आपने 2009 में कर भी दिया वो। लेकिन उसके बावजूद भी जो जो रेट ऑफ माइग्रेशन वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया था वो अभी तक नहीं हुआ। और मैंने उस समय भी अपने आर्टिकल्स में लिखा है या अपनी बातों में कहा है बहुत जगह पे कि ये जो 400 मिलियन पीपल जिसको आप कह रहे हैं निकलना है खेती से, यानी 40 करोड़ लोग जो खेती से निकाले जाएंगे, दे आर बेसिकली एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज। और यही लोग हैं जो आपको फ्लाईओवर के नीचे सोए हुए मिलते हैं शहरों में लाके। जब आप निकाल रहे हैं, उनके पास कुछ चारा नहीं है, तो यही आके काम करेंगे। और यही, अब देखिए, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर ने भी कहा था कि द बिगेस्ट टिकट रिफॉर्म्स भारत में तब होंगे अगर हम खेती से निकाल के लोगों को शहर में लेके आएंगे, क्योंकि शहर में चीपर लेबर की जरूरत है। यानी खेती से लोगों को निकालकर आप शहर में दिहाड़ी मजदूर बनाते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। मुझे लगता है कि सारे इकोनॉमिक डिजाइन की जो मैं बात पहले कर रहा था, या इकोनॉमिक मॉडल को हमें दोबारा देखने की जरूरत है। हमारे इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक्स 101 में, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है इकोनॉमिक्स 101 कोर्स में, उसमें क्योंकि बताया गया है कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, आपको यही करना है, उसके बाहर वो निकलते नहीं है, उनकी सोच ही उससे बाहर नहीं जाती है। सो आई थिंक द टाइम हैज कम कि हमें इस मेन लाइन थिंकिंग को बदलना है। ये मेन लाइन थिंकिंग अब आउटडेटेड हो गई है कि आपको लोगों को निकालकर गांव से शहर में लेके जाना है। इट इज एन आउटडेटेड इकोनॉमिक थिंकिंग, और दुनिया में इसका कहीं एडवांटेज नहीं हुआ है। जहां जहां मैं कह रहा हूं अमेरिका में जैसे 1.5% लोग रह गए हैं, दे कुड अफोर्ड, उन्होंने उसको ऑब्जॉर्व किया होगा या जो भी किया, लेकिन हमारे देश में नहीं पॉसिबल है। आफ्टर ऑल 50% पॉपुलेशन खेती में लगी हुई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अगर 50% में 60 करोड़ लोग तो खेती से जुड़े हुए हैं, वाई डू वांट टू पुश देम आउट? क्यों नहीं हम एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वायबल बना दें? क्यों नहीं हम एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? लेकिन बात वही है ना कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज तो चाहती है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़े ना, एग्रीकल्चर की, स्पेशली एग्रीकल्चर की। कारों की तो कभी मैंने देखा नहीं चर्चा होती है कि कारों के प्राइसेस क्यों बढ़ गए हैं, कभी नहीं चर्चा आपने सुना होगा। इवन पेंडेमिक में मारुति कार ने अपने प्राइसेस जो है 3 बार बढ़ाए, किसने सवाल किया? लेकिन आप टमाटर के प्राइस बढ़ा के देख लीजिए कितना देश में हंगामा हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, हमारा तो गरीब गरीब क्या खाएगा। गरीब की तभी याद आती है जब खेती के या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के दाम बढ़ते हैं। ये एक एक नैरेटिव बनाया गया है, इसको मोनोपोलाइज कर दिया गया। अब एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इसको बदलने की जरूरत है, और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। उसका ये कहना है कि इन लोगों ने मोनोपोलाइज कर लिया है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे एकेडेमिया हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, वो सब इस सोच में है कि फूड के प्राइसेस को नीचे रखना है। लेकिन बाकी जो प्राइसेस, मैंने आपसे पहले कहा था कि आलू प्याज पे हमारा फोकस है। हमारा जो असली, आज मुझे बताइए कौन से लोग हैं, किसी फैमिली से पूछ लीजिए, हर एक को इम्पैक्ट पड़ता है कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अब तो उनको पूरी जिंदगी की जो सेविंग उसमें लगानी पड़ती है। कि मैं गलत कह रहा हूँ? अब विश्व बैंक ये तो चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से उठकर लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाएं और वहां जाके मजदूरी करने लग जाएं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी उनके आदेशों का पालन करते हुए तमाम कृषि कानून वगैरह लेकर आए हैं। एमएसपी भी पर भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो
इसके साथ ही एक अहम सवाल ये उठता है कि शहरों में औद्योगिकरण तो है नहीं, तो गांव के लोग शहरों में जाकर करेंगे क्या? देखिए और ये डोमिनेंट इकोनॉमिक थिंकिंग है और इस थिंकिंग के ही सारी दुनिया में नॉट ओनली वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या जो इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी उसी सोच में चलते हैं, यूनिवर्सिटीज भी उसी सोच में चलती हैं, वही उन्होंने प्रोमलगेट किया है, हमारे पे फोर्स किया है। अब मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि हमारे देश के इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी मेकर्स ऐसे हों जो अपनी देश की कंडीशंस को देखकर इकोनॉमिक खाका तैयार करें। वो नहीं हुआ तो व्हाई डू ब्लेम देम? आई थिंक ब्लेम तो अपने लोगों को करना चाहिए जो ब्लाइंडली उसको कट एंड पेस्ट करके ये बात कहते हैं कि ये एक रास्ता है, जो टीना फैक्टर है ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये जो इम्पोर्टेंट हमारे में माइंड में प्रोग्राम कर दिया गया है, वो उससे निकलने की क्षमता हमारे लोगों में होनी चाहिए ना, पर वो नहीं है, क्योंकि आज चाहे लेफ्ट हो, राइट हो या सेंटर हो, सबकी जो है वो कॉर्पोरेट के क्लचेस में है सोच में, तो वो उसी क्लचेस के सपोर्ट में ही उसको सब करेंगे ना, बिल्डअप करेंगे जो आगे हमने जो पॉलिसीज बनानी है या रिफॉर्म्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। सिंपल सा सवाल है कि जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म बनाए गए थे 1991 में, जब ये आए हैं, हाँ जी, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है, ठीक है, फ्री एंटरप्राइज का जरूरी आना चाहिए फेज, और वो आया भी है भारत में, पर वो कट एंड पेस्ट था कि आपने उसको इंडस्ट्री पे फोकस किया एज ए ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री। मेरा मानना है कि अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स ने उस समय अपनी कंडीशंस को देख के देखा होता कि भाई उस समय तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, तो आपको चाहिए था कि आपको एग्रीकल्चर को यू शुड हैव बिल्ट इट अप एज ए सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ, एज ए पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं हुआ क्योंकि बाहर नहीं हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि बाहर नहीं हुआ तो हमारे देश में भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इट वॉज ए फेलियर ऑफ आवर पॉलिसी मेकर्स एट दैट टाइम, जिन्होंने आधा वो लिया जो दुनिया में मॉडल अवेलेबल था और अपनी कंडीशंस को वो नहीं देख पाए या नहीं समझ पाए। रिजल्ट आपके सामने है। अगर आज आप इमेजिन करिए कि 1991 में अगर हमने एग्रीकल्चर को भी उस तरीके से बिल्डअप किया होता जिस तरीके से हमने इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया है, तो मेरा मानना है कि वी वुड हैव बीन इन ए पोजीशन जो हम कह सकते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। लेकिन वो इग्नोर किया। इग्नोर इसलिए किया क्योंकि हमारी ही कहीं जो पढ़ाई में कह लीजिए या हमारी सोच में या जो इकोनॉमिक का एक ढांचा जो जिसको हम चैलेंज कर सकते थे, क्या कमी थी हमारे लोगों में। पर लेकिन आजकल है ना, यू स्क्रैच मी आई स्क्रैच यू, तो वो सिस्टम चलता है, तो एवरीवन वाज बेनिफिटिंग आउट ऑफ दैट। लेकिन देश का नुकसान तो हुआ ही है ना, कि हम जानते हैं कि आज हमारे पास इतना बड़ा संकट है कि हमें यही नहीं मालूम चल रहा है कि उस जिसको मेरा हर जगह कहना है कि इट्स अबेंडन्ड पॉपुलेशन, हमने सोच ही बंद कर दिया उन लोगों के बारे में जो उस कैटेगरी के नीचे हैं। अगर आप टॉप 10% को छोड़ दें तो बाकी तो देश जो है उस 90% को आप कैसे उसको निकालोगे उस इकोनॉमिक क्राइसिस से या इकोनॉमिक डेप्रीवेशन से। आई थिंक दैट शुड बी द बिगेस्ट चैलेंज। जी, आपने एक बात कही कट एंड पेस्ट वाली। वर्ल्ड बैंक जब आपको सजेस्ट कर रहा था या ऑर्डर कर रहा था कि इतने पॉपुलेशन निकालो, इसका मतलब वो जब कर्जा देते हैं तो आपको वो प्लान भी बना के देते हैं कि आपने ये करना है, देते हैं। इसमें तो और इसमें कहने की क्या बात है। फिर मैं आपको काट रहा हूँ। हमारे पॉलिसी मेकर्स के तो हाथ में, उन्होंने जो कहा उन्होंने कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी डेमोक्रेसी कहीं बाहर से चल रही है। देखिए ये उसके मतलब जो है वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ। एक बहुत पॉपुलर एक किताब है द स्टूपिड व्हाइट मैन, एंड वेरी पॉपुलर राइटर आल्सो। उसमें लिखा है उस किताब में कि जब भी वर्ल्ड बैंक आपको लोन देता है तो उसके साथ तकरीबन 150 कंडीशनैलिटीज होती हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी है, और वो रिपीटेडली आपको उस पर इंसिस्ट करते हैं कि आपने ये किया, आपने एक और लोन लिया, उसमें भी वही होता है। तो वो तो रिपीटेडली इंसिस्ट करते हैं, अपना उनका काम है। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि हमारे देश में कब लोग ऐसे खड़े होंगे सोच वाले कि जो उसको चैलेंज कर सके कि ये हमें नहीं चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ भाई। मैंने एक बार डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि आप जानते ही हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग कहते हैं, तो उनको मैंने एक बार सवाल किया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, हु यू थिंक वाज द बेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्योंकि आपने इतने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ काम किया। उन्होंने मुझे एकदम मतलब एक सेकंड भी उन्होंने ब्लिंक नहीं किया। उन्होंने कहा, जगजीवन राम। मैंने कहा, सर मुझे तो याद नहीं जगजीवन राम कब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा, एक बार हुआ था कि डिफेंस मिनिस्टर थे, तो मिसेस गांधी ने उनको बाद में एग्रीकल्चर का कुछ देर के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया था। तो मैंने कहा, व्हाई डू यू कॉल हिम एज द बेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि एक बार क्या हुआ, कहते मैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरी था, मंत्री थे हमारे जगजीवन राम, तो उनको एफएओ के डायरेक्टर जनरल को मिलने जाना था रोम, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनके साथ गए। तो वहां पर क्या हुआ कि प्रोटोकॉल ही कहता है कि जब आप डीजी से मिलते हैं तो उससे पहले नंबर 2 से मिलते हैं, और नंबर 2 उनका कहना था कि इनवेरिएबली इज एन अमेरिकन।
तो कहते जब हम लिफ्ट लेके उसके ऑफिस में गए तो वेलकम जो होता ही है, जो इनिशियल वो आपको कॉफ़ी चाय जो भी है, तो उसके बाद जब जगजीवन राम से बात हो रही है उनकी, उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए कि जगजीवन राम ने पहले शुरुआत में ही कहा कि वी आर नहीं, उन्होंने कहा, सॉरी मैं जो बात मुझे अब तक याद है उसमें यह था कि जब उन्होंने जो भी नंबर 2 थे, उन्होंने जब जगजीवन राम को कहा था कि ये बताइए कि आप व्हेन विल यू स्टार्ट इंपोर्टिंग फूड फ्रॉम अमेरिका। तो जगजीवन राम बीइंग ए सीजन्ड पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा जी कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू अमेरिका फॉर गिविंग अस दिस टेक्नोलॉजी व्हिच ब्रॉट अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सब तो ठीक हो गया, पर आप ये बताइए व्हेन विल यू ओपन अप फॉर अमेरिकन प्रोड्यूस। तो इन्होंने फिर बीइंग ए सीजन्ड पॉलिटिशियन इन्होंने फिर उससे अपने डाइवर्ट किया फोकस उस बात से। कहते हैं वो इतना रूड था, उसने तीसरी बार फिर पूछा कि आप हमें ये बताइए कि कब आप अमेरिकन फूड को ओपन अप करोगे अपनी मार्केट को। तो कहते हैं जगजीवन राम ने, जो उनके हाथ में कागज थे वो खड़े हुए, उन्होंने वो कागज उठा के उसके मुंह पर मारे और कहा हेल टू यू एंड टू योर फूड, वी विल नेवर इंपोर्ट फूड फ्रॉम अमेरिका, एंड ही वॉकड आउट इन। तो स्वामीनाथन ने ये कहा मुझे कि दैट इज व्हाई आई से कि जगजीवन राम वाज द बेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है, करेज होती है, ये कम जो किया उन्होंने या जो बोला उन्होंने, आई थिंक दैट वाज रिमार्केबल। तो वो तो मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि वो एक लेवल था, एक आदमी ने या हमारे एक मंत्री ने अपना वो दिखाया कि नो वी नो व्हाट इज गुड फॉर आवर कंट्री। लेकिन कहाँ है आजकल के इकोनॉमिस्ट, कहाँ है? आई मीन नॉट सेइंग पुटिंग एवरीबॉडी इन द सेम ब्रैकेट, लेकिन कहाँ है आप बताइए? जो पॉलिसीज बाहर आती हैं वो हमारे आती हैं। मैंने आपसे अभी इतना एक्सप्लेन किया है कुछ उदाहरण देके कि भाई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया में चल रही हैं वो हमारे देश में चल रही हैं। तो आई थिंक या हम उसको फॉलो करते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट या ब्यूरोक्रेट्स उसके आगे देख ही नहीं सकते। ये मैंने हर जगह कहा है, और यही एक कारण है कि हमारे देश का जो हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है। उसका रीजन अभी एक देखिए, वर्ल्ड बैंक का एक डाटा है जो कह रहा है कि 5 जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या जिसको ब्रिक्स कंट्री आप कहते हैं, ब्रिक्स कंट्री का उन्होंने दिया है कि दुनिया का जो पॉवर्टी लाइन है, अगर हम उस पर ना जाएं क्योंकि वी आर मच बेटर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, तो उन्होंने कहा कि $4 पर डे इज समथिंग जिस उसके नीचे कितने लोग हैं वो उन्होंने डिटरमिन करने की कोशिश की। तो उसमें ये निकला है कि भाई इंडिया में $4 मतलब 280 रुपये हर महीने, सॉरी पर डे पे कम पे जो लोग हैं जो रहते गुजारा करते हैं वो 91% है सब। और जो आपके वो हैं साउथ अफ्रीका में क्लोजेस्ट हमारे लिए है वो है 51%। रशिया की 5% सिर्फ पॉपुलेशन जो है वो $4 से कम पे है। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि हम इसको भी देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने आज तक टॉप 9% या 10% तक ही बेनिफिट दिया है। 90% जो है, एक और रिपोर्ट कहती है कि 90% की जो एवरेज इनकम है दैट इज इक्वल टू द एवरेज इनकम ऑफ सब सहारन अफ्रीका। आपके सामने है। लेकिन आप कभी देश में बात देखिए, कभी नहीं होती। वो तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेगा, कोई 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जा रहा है, ये सब बातें होती हैं। बट वेयर डू वी टॉक अबाउट दैट 90%? सो आपका जो सवाल है, आई थिंक इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी कि हम उस चीज को फोकस में लाएं और उस तरफ हम ध्यान दें। लेकिन हमारा भी तो कहीं फेलियर हुआ है। वी एज सोसाइटी हैव नॉट वोकन अप टू दैट काइंड ऑफ ए थ्रेट जो हमारे बीच में ही है। तो व्हाइट एलिफेंट तो हमारे कमरे में ही है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। लेकिन ये जो जिनके हाथ में सत्ता है, जिन लोगों ने करना है ये, वहां से जितना पैसा मिलता है वर्ल्ड बैंक से या IMF से जो भी आता है, क्या करप्शन की वजह से ये लोग नहीं करते No, I हैं? don't think so. ये इनको ओबे करते रहते हैं, जो नहीं, वो नहीं, कहते हैं वो करते हैं, ये क्या कारण? No, I don't think corruption is responsible for that. ये सोच की बात है। जो आज इकोनॉमिक्स के जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं देश में, जो 30 साल पहले पढ़ाए जाते थे, आई थिंक उस सोच में जो ये एक हमारे को प्रोग्राम कर दिया गया है, चाहे अच्छा ब्यूरोक्रेट भी हो देश का या अच्छा एकेडमिशियन भी हो, तो सबको प्रोग्राम कर दिया गया है कि मार्केट रिफॉर्म्स इज द ओनली वे फॉरवर्ड। वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो हम तो जनरली बिलीव करते हैं कि वही रास्ता है। तो उसमें कैसे आप निकल पाएंगे? मैं तभी तो आपसे कहा कि वो उसके बाहर देखने की कैपेसिटी नहीं है हमारे में। क्योंकि जैसे आप बाहर देखने का प्रयास भी करेंगे, एक आपको एक ट्रोल या एक बैकलैश होता है कि साहब ये तो रिफॉर्म्स में नहीं है या ये रिफॉर्म्स तो नहीं लेके इस तरफ जाएंगे, तो आप भी उसमें फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मैं जो सरकार के नौकर हैं उनको छोड़ दीजिए, ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक एकेडमिशियन को तो कहीं इंडिपेंडेंटली खड़े होना चाहिए ना।
बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, पर बहुत कम लोग मिलेंगे, उनको भी मार्जिनलाइज कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबाया गया है। मीडिया में तो ये बात ही नहीं होती है। मैं भी मीडिया पैनल में डिस्कशन में जाता हूँ, जैसे ही मैं सवाल का जवाब देना शुरू करता हूँ तो मेरे को काट दिया जाता है। तो पहले तो 5 लोग तो दूसरे ही होते हैं जो उस सोच के होते हैं। एक आदमी आपने बुलाया जस्ट टू डेमोंस्ट्रेट कि भई आपने हर एक को मौका दिया है, लेकिन बात तो अपनी पूरी करने नहीं दी कभी आपने। तो मेरा मतलब कहने का है कि किस तरीके से आवाज़ों को मार्जिनलाइज किया जाता है या दबाया जाता है, तो कैसे रियलिटी सामने आएँगी? पर आई सी नो रीज़न कि ये जस्टिफिकेशन लोग बना के सब चले कि भई मजबूरी थी या हमने नहीं किया। आई थिंक ईच वन ऑफ अस इज़ इक्वली रिस्पांसिबल टू सी कि हम लोग ये नेशनल उसमें बिल्ड अप क्यों नहीं कर पाए इस नैरेटिव को। आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैज़ टू टेक ऑन दैट रिस्पांसिबिलिटी। ये जो 90% भारतवासी रोज रात को भूखे पेट सोते हैं, 5 किलो अनाज की थैली के मोहताज हैं, असमानता के इस शिखर पर बैठकर सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ आत्मनिर्भर भारत को विश्व गुरु ये लोग कैसे बनाएँगे? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हर बार कि भाई सबका साथ सबका विकास, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द कंट्री। लेकिन सबका साथ सबका विकास या आत्मनिर्भर भारत कैन नॉट हैपन कि आप बाहर की कंपनियों को बोलें आके कि आपके एग्रीकल्चर को, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर को भी आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। मुझे नहीं समझ आता कि बायर जो कंपनी है, पेस्टिसाइड से मैन्युफैक्चरर है दुनिया का, एग्री बिजनेस कंपनी है, उसको इस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर को क्या जरूरत है उसको कोलैबोरेशन के लिए या उसको पार्टिसिपेंट बनाया जाए उसके साथ कि हमारे साथ ये आगे से ये हमारे भी जो भी कहते हैं आप, ये क्यों होंगे? Why can't ICR maintain its own independence और आप अपने उसके कमर्शियल इंटरेस्ट के अलावा आप डिसीजन लीजिए? क्यों ICR भी इतना हो गया है? मतलब ये मैं एग्जांपल एक दिया है आपको, और भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो अब तो फोकस ये है कि भाई वी एनकरेज कि वी मोर प्राइवेट कंपनीज मोर शुड कम एंड जॉइन आवर दिस थिंग, और हम उससे निकले। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को या इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये तो सब बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इसको उनको एक तरह से उनको भी मार्जिनलाइज करने के प्रयास जो हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो एक नैरेटिव है बड़ा कि एफिशिएंसी आएगी तो इन कंपनियों से आएगी। अब तो उन्होंने बिल्कुल बना लिया कि अगला अब जो रेवोल्यूशन आएगा फूड का, इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 4.0। ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, ये सब मिलाकर या सैटेलाइट का, वो सब मिला के नाउ इट इज कन्वर्जिंग इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू कॉन्ग्लोमरेट्स। अब तो दुनिया इस तरफ जा रही है, और देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर वार्निंग कि जिस डिजिटलाइजेशन में हम जा रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, वो तो किसान को तो बाहर कर देगी। अब तो वो तो कुछ कंपनियों के हाथ में ऑलरेडी क्या कहते हैं, इसने जो ऑक्सफैम का एक डाटा कहता है कि 64 या 62 ग्लोबली फूड बैरन्स नए बन गए हैं। तो वो उन लोगों के हाथ में अब सब कुछ आ जाएगा। आई थिंक द हैंडफुल ऑफ पीपल विल नाउ डिसाइड कि क्या हमें पैदा करना है, किसके लिए पैदा करना है, और कहां पर हमने पैदा करना है। दे विल डिसाइड। सो आई थिंक वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो अब तो जो आप बात कर रहे थे कि वो फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंस था या उस पर पेस्टिसाइड पे डिपेंडेंस, वो स्टेज से हम आगे निकल आए। अब तो हम उस तरफ चले गए हैं जहां पर टेक्नोलॉजी जो है कंट्रोल करेगी। आई डोंट नो, अगर दुनिया को लगता है यही रास्ता है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है, उस पर बाद में आते हैं। पंजाब पे बताएं, पंजाब की स्थिति खासकर। पंजाब को देखें अगर हम, तो पंजाब एक ऐसा प्रदेश है दुनिया में, मैं कहूँगा, जहाँ पर की प्रोडक्टिविटी जो है वो टॉप के लेवल पर है दुनिया के लेवल पे देखा जाए। अगर हम गेहूं और धान की प्रोडक्टिविटी को देखते हैं पंजाब में, तो ये 11 टन पर हेक्टेयर पैदावार है साल की। 11 टन पर हेक्टेयर तो दुनिया में आपको नहीं मिलती है, यानी जो 2-3-4 कंट्रीज हैं उसमें पंजाब आता है उसके मुकाबले में। तो उसमें लेकिन जो इतनी हाई प्रोडक्टिविटी है, उसको जो कॉरस्पॉन्डिंग जो किसान को उसका प्राइस मिलना चाहिए था या जो इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए, वो तो नहीं है। जब वो नहीं है तो फिर ऑब्वियसली जो डिस्ट्रेस है बढ़ेगी। जब डिस्ट्रेस बढ़ती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। दैट इज वाई अब तो पंजाब में एक जो माइग्रेशन हो रही है, वो पहले तो सारे देश में देखें तो वो तो शहरों से गांव की तरफ मैं बात कर रहा था कि पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि लोगों को निकाल कर शहर में लाया जाए ताकि वहाँ की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वायबल रहे। लेकिन पंजाब की अगर हाल देखते हैं तो पंजाब में तो अब लोग गांव से निकलकर शहर में नहीं आ रहे हैं, वो तो सीधा ही दुनिया के किसी और हिस्से में जा रहे हैं, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो। मतलब मेरा कहने का कि अलग जगह पे वो इमीडिएटली उनका जो रास्ता है माइग्रेशन का, वो बाईपास कर गया है शहर को, वो बाहर चला गया है देश के। तो ये माइग्रेशन हो रही है। अब इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि किसान कोशिश करता है कि अपने बच्चों को, चाहे 2 कनाल हो, 3 कनाल हो, जितना भी एरिया उसको बेचे
और अपने बच्चे को उसका इकोनॉमिक लाइवलीहुड दिखता है उसको बाय वे ऑफ एजुकेशन कर लेगा तो वहीं पर उसकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। इस आशा से लोग जा रहे हैं बाहर। तकरीबन 1.5 लाख बच्चे हर साल जा रहे हैं पंजाब से बाहर। तो पंजाब तो वैसे ही खाली होता जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में पंजाब के गांव तो सिर्फ मेरे जैसे बुजुर्ग रह जाएंगे वहां पर मेंटेन रखवाली करने के लिए, बाकी तो लोग बाहर चले जाएंगे। सो दी पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो ये जो एक आपने देखा ये डायरेक्शन जो चली है, पहले एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रेस बढ़ी है, उसके एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बढ़ने में जब एग्रीकल्चर में कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो बच्चों ने और एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है शहर में, तो बच्चे क्या करेंगे? और ये हुआ उसमें उसी में अगर देखें तो उसमें जो हम कहते हैं ना कि उड़ता पंजाब का जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई क्या कहते हैं ड्रग्स बड़े हैं, जब आदमी फ्री होगा और कोई काम नहीं होगा तो वो ड्रग्स की तरफ ही जाएगा, इन चीजों में जाएगा, तो उसके साथ भी उसके लिंकेजेस आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन यू कैन सी कि पंजाब में जो आज इतना बड़ा एक सवाल उठ गया है कि आप उसको कोई भी नाम दे लीजिए, बट आई थिंक एक चीज समझ जो नहीं आती है लोगों को वो ये है कि इसका रास्ता जो था अगर हमारा को सुलझे समझे पॉलिसी मेकर्स कह लीजिए या ज्ञानी होते जो इस बात को सोचते, इज टू कन्वर्ट और टू डाइवर्ट फ्रॉम इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन द सेंस कि आप एग्रो इकोलॉजी की तरफ बढ़िए। ये नहीं हुआ। क्यों? वही यूनिवर्सिटीज का प्रेशर, वही साइंटिफिक प्रेशर, वही पॉलिसी प्रेशर कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, और जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसके नेगेटिव वो दिख रहे हैं सबको। पंजाब का पानी का जो लेवल है हम सब जानते हैं किस लेवल पे वो चला गया, ग्राउंड वाटर। उसके बाद नासा की रिपोर्ट्स कहती हैं कि साहब ये कुछ सालों में ये बंजर बन जाएगी जमीन, ये सब बातें भी हम सब जानते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी, मैंने आपसे कहा कि 0% पे अगर सॉइल फर्टिलिटी आ गई है, जब तक आप केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते हैं तब तक वो पैदावार भी हो सकती है। इस लेवल पे हम आ चुके हैं। सो एनवायरमेंटल डैमेज भी है और आपके सामने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ती जा रही है, आपको आउटपुट प्राइस मिलता नहीं है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन? तो कहीं ना कहीं वो सोच जो है, जो नॉट ओनली रिफ्रेशिंग बट शुड हैव बीन एबल टू रीबिल्ड पंजाब, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और जब तक उसको हम दोबारा लेकर नहीं आते, वो तभी हो सकता है। मैं हर जगह कहता हूं कि कोई मुश्किल नहीं है पंजाब के लिए। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर हमें जो है जिसको सोच हो कि हाँ मैंने ये करना है, वो हो सकता है। अब मैंने एक बार MS रंधावा, बहुत बड़े हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे एग्रीकल्चर के पहले, और पहले तो सिविल से ICS से आए थे वो, आप जानते हैं, और चंडीगढ़ के पहले वो चीफ कमिश्नर भी थे। और वो MS रंधावा, और आप जानते हैं कि वाइस चांसलर भी रहे हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मैंने उनसे एक बार पूछा कि हु यू थिंक वाज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण सिंह गिल। ठीक है सर, लक्ष्मण सिंह गिल तो 5-6 महीने के लिए आए थे। कहते बिल्कुल आपने ठीक कहा। कहते लक्ष्मण सिंह गिल ने क्या किया, जब वो स्वेरिंग इन उनकी हो गई तो उन्होंने रंधावा साहब को फोन किया कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। वो खरड़ में रहते थे। उन्होंने कहा आइए। तो उनसे वो पूछते हैं कि मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा नाम इतिहास में रह जाए। और ये भी कहा कि मुझे मालूम है 6 महीने से ज्यादा मैं रहूंगा नहीं और मैं दोबारा कभी आऊंगा नहीं, तो मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ। तो रंधावा ने उसको कहा कि उस जमाने की बात है जब हरित क्रांति पीक पे थी। उन्होंने कहा देखिए पैदावार बहुत हो रही है, मंडियां भरी पड़ी हैं, लेकिन मंडियों और गांव के बीच में सड़क नहीं है। अगर आप ये सड़क का नेटवर्क पंजाब में बना देंगे तो आपका नाम इतिहास में रहेगा। उन्होंने बना दिया। ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने उतना एलोकेशन जो की है वो उसने की थी। मेरा सिर्फ ये कहने का कि देखिए ना, वो चीफ मिनिस्टर था, उसकी सोच थी तो उसने कर दिया। अब भी अगर हमारे ऐसा कोई अगर सिचुएशन आती है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ये सोचते हैं कि भाई हमने कैसे पंजाब की बदलनी है, काया बदलनी है, हो सकता है, बट दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट थिंकिंग प्रोसेस कहीं तो शुरुआत होगी ना। वो मुझे लगता है कि वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग और वेटिंग कि कब होगा वो। पंजाब में किसान एक तरफ तो फसलों का सही मूल्य न मिलने के कारण मर रहा है, दूसरी तरफ 70% युवा जो है वो नशे की चपेट में आ चुके हैं। तो इस संकट को आप कैसे देखते हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि अकाली, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आते हैं वही इस धंधे में शामिल हो जाते हैं? देखिए, सरकारें करा रही हैं नहीं करा रही हैं ये अलग एक विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट ये बात है जो मैं आपसे, एक जो लड़ी है हम उसको समझने का अगर प्रयास करें तो ड्रग्स का जो जिस तरीके से उपयोग हो रहा है पंजाब में, और आज तो पंजाब ही नहीं है साहब, हम पंजाब को तो एक जैसे उड़ता पंजाब फिल्म आ गई तो एक फोकस ड्रॉ हो गया, लेकिन आप हिमाचल में जाइए कभी, आप हिमाचल में कौन से कम है, आप केरला में जाइए वहां कौन से ड्रग्स कम है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अब तो सारे देश में है, लेकिन हम शायद एक टारगेट जो है वो पंजाब ही रहता है। और पंजाब में किसने बढ़ाया किसने नहीं बढ़ाया वो तो तभी हो पाता है ना जब आपकी जो 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 उसके रेसिपिएंट्स हैं, जो उसका उपयोग कर रहे हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं है। दे फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट टू 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 गेट इनटू दैट काइंड ऑफ ए मोल्ड। वो ही हुआ है पंजाब में। मैंने आपसे कहा कि जब एग्रीकल्चर को
जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं रही एग्रीकल्चर में, मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ। जब इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं रहेगी तो किसान क्या करेगा? हाँ जी, तो अधिकतर टाइम तो उनका इसी भी चीज़ों में जाता है। और वो जो प्रोसेस था उसको जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर को दोबारा वायबिलिटी की तरफ लेके जाना होगा। और दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि भई हमें वो शिफ्ट चाहिए। वो शिफ्ट चाहिए जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर से निकाल कर लोगों को उस तरफ लेके जाए जहाँ पर एक हेल्दी फूड समाज को मिले। वो हेल्दी फूड तो पंजाब क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, लेकिन वो कहीं न कहीं उसकी बैकअप सपोर्ट या उसकी डायरेक्शन उसको तो स्पेल आउट करना पड़ेगा ना। वो नहीं हुआ और ना ही होगा मुझे लगता है जिस तरीके से हम चल रहे हैं। क्योंकि वो आज दुनिया में तो चर्चा हो रही है कि हम एग्रो इकोलॉजी की तरफ जाएँ और फॉसिल फ्यूल से बाहर निकलें, ये सब टेक्नोलॉजीज़। लेकिन मैंने देखा कि जो हमारा मेनलाइन जो साइंटिफिक सिस्टम है या स्ट्रक्चर है, वो अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और वही उसके एक उसके आगे एक ब्लॉक उसने क्रिएट किया हुआ है। तो जब तक और इसमें एक एक मैसेज ये क्रिएट किया था कि वी विल नॉट बी एबल टू फीड द कंट्री, ये कहा जाता है। लेकिन ऑन द एट द अदर साइड वी आल्सो नो कि हमारे पास इतना सरप्लस है कि हमारे पास वी कैन इवन गिव 5 किलो राशन फ्री टू द हंग्री इन दिस कंट्री। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर हम उसको बदलते हैं उसको, और पंजाब की अगर ये खेती उस तरीके पे आती है जहां पर कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी हो और साथ में हेल्थ भी उसमें बिल्ट हो। जैसे हम कहते हैं ना मिलेट्स आएंगी तो न्यूट्रिशियस फूड है ना, ये हम मानते हैं। लेकिन उसको लाना, प्रमोट करना, वो भी तो एक पैकेज के साथ ही आएगा ना, इंसेंटिव के साथ ही आएगा ना। वो तो कहीं दिखता ही नहीं है। सो मेरा पॉइंट ये है कि वी हैव द ऑप्शन, वी हैव द वे आउट्स, व्हाई कांट वी स्टार्ट थिंकिंग ऑन इन दैट डायरेक्शन। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि के क्षेत्र में दाखिला हो गया है, इसको लेकर आपको कृषि का भविष्य कैसा नजर आता है? एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने एक प्रयास किया, उन्होंने एक 17 मंजिल की एक बिल्डिंग बना दी और उसमें कहा कि ये दिस विल बी द फ्यूचर फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और उसको फिर 3-4 यूनिवर्सिटी ने और भी देखा और वो 17 की 18 होगी, कोई 20 होगी, जो भी है। और उसमें वर्ल्ड बैंक ने उसको सोचना शुरू किया कि भाई इसके ऊपर सब्सिडाइज कैसे किया जाए इसको। तो उसमें यह था कि बीज आपके पहली फ्लोर से आता है और अंदर जो भी हो रहा है 17 फ्लोर से फूड निकल के बाहर आता है जो आपको मिलेगा। और वो क्योंकि अब वो मर्ज हो गया है सिस्टम कि भाई प्रोड्यूसर भी और डिस्ट्रीब्यूटर भी, मतलब जो कंपनियां दुनिया भर में लेके जाती हैं, कारगिल, एडीएम जैसी, वो भी मॉन्सेंटो और सिंजेंटा जो प्रोड्यूसर टेक्नोलॉजी के प्रोवाइडर हैं वो, और ये कंपनियां, और देन सुपरमार्केट्स, तीनों का जब मर्ज हो जाता है तो एक ही फूड फैक्ट्री आपको तीनों के सोल्यूशन दे देती है और आपको वही निकलेगा जो उन्होंने आपको फूड देना है। जब मैं ये कहता था तो मुझे लोग बहुत सवाल करते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कहा जाता था। आज आप देखिए कि फिनलैंड में दुनिया की पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो चुकी है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है, जो कि साल में 500 मिलियन फूड जो मील्स हैं वो पैदा करेगी। हालांकि पॉपुलेशन फिनलैंड की बहुत कम है, मे बी दे आर टारगेटिंग, आस्ते आस्ते होगा द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो, पर मेरा ही कहना है कि वहां पर हुआ। और आप ये मत सोचें कि फिनलैंड में हुआ तो हमें क्या फिक्र है। दुनिया में आज मैं देख रहा हूँ तकरीबन 270 फूड फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। और जो अब तो मतलब गवर्नमेंट्स भी मानना शुरू कर रही है, क्योंकि लाइफ स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है कि वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में उसका रोल है। तो अब तो ये हो रहा है कि भाई अमेरिका ने फॉर इंस्टेंस उन्होंने आर्टिफिशियल चिकन की परमिशन दे दी है, तो वो लैब ग्रोन चिकन आएगा। तो अगर लैब ग्रोन चिकन है तो आपको पोल्ट्री फार्म की जरूरत ही नहीं है। अब इसका कितना होगा, आस्ते आस्ते कैसे ये एक्सपेंड करेगा, ये तो टाइम बताएगा आपके सामने, लेकिन ये एक्सपेंड कर रहा है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अब कुछ के जगह पे अंडे हैं, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो उससे बनेंगे, आपकी मुर्गी की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये सिर्फ आपको एक दो कर रहा हूँ, आप देखिए पूरा इसके ऊपर लिटरेचर बहुत अवेलेबल है। जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 4.0 है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। हम तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अभी तक इम्पैक्ट्स देख के चर्चा कर रहे हैं कि उससे इतना नुकसान हुआ या फायदा हुआ। आप एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 4.0 पे तो देश में कहीं चर्चा ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जब मैंने पहला आर्टिकल लिखा कि वी आर इनटू दैट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर 4.0, मुझे बहुत से लोगों ने लिखा ये कौन सा रेवोल्यूशन आ गया जी, हम तो ग्रीन रेवोल्यूशन ही सोच रहे हैं अभी तक हमारे देश में है, या कोई कह रहा है कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, है ना। मेरा मानना है कि नहीं, वी हैव गॉन ऑन टू एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 4.0, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 3.0। तो आज हम 4.0 पे पहुंच चुके हैं और 4.0 जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि अमीर कंट्रीज हैं वो इस पर प्रयास करते हैं, नहीं। थाईलैंड इज ए डेवलपिंग कंट्री। थाईलैंड ने एक फंडिंग की है, पब्लिक सपोर्ट है उसमें दी गई है, जो ये असेस कर रही है कि रोबोट से कैसे खेती होगी। वो तो थाईलैंड देख रहा है।
तो रोबो से जिस दिन खेती हो जाएगी, भारत में भी अब यही कर रहे हैं ना हम लोग। ये ड्रोन्स क्या है, ये पहला ही आपको स्टेप्स है ना, जो आपको लगता है कि भाई कई लोगों को लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे लगता है कि उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज अभी स्टडी नहीं किया किसी ने भी, लेकिन वो भी एक है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मैंने आपको बताया कि फैक्ट्रीज, वो क्या क्या बोलते हैं वो फिनलैंड वाले, उनसे जब बात की गई, एक किसी इंटरव्यू में देख रहा था, तो वो कहते हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लैंड, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग फूड, वी आर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लैंड। क्योंकि दुनिया में आज इशू ये है कि एग्रीकल्चर के करके जो लैंड है वो उसकी डाइवर्शन हुई है और वो बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है, ये सब बातें जो कही जाती हैं, वो कहते हैं हमने तो आपका बचाव कर दिया, हमें आप क्यों कर रहे हैं हम। और वो क्या करते हैं, वो हवा से उसमें से जो उनको एलिमेंट्स चाहिए वो निकाल लेते हैं और बैक्टीरिया के साथ क्रॉस करके दे आर प्रोड्यूसिंग फूड। एक बात तो ये बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा देखिए, अभी फ्रांस में, जर्मनी में, हॉलैंड में, यूरोप के कंट्रीज में, हॉलैंड एक ऐसा देश है जहां पर कि 11,000 खेत है, उन्होंने 3,000 खेत से लोगों को बाहर निकाल दिया, किसानों को। और वो आप कहेंगे कि साहब उनकी तो पैदावार कम हो जाएगी, ये ऐसे नहीं कि उनको नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने एक पैरेलली एक इंसेक्ट का इंडस्ट्री खड़ी कर दी है जो इंसेक्ट ब्रीडिंग करती हैं। और इंसेक्ट्स में आजकल दुनिया में एक चर्चा चल रही है कि प्रोटीन चाहिए आपको बॉडी के लिए, तो इंसेक्ट का प्रोटीन निकाल के आपके फूड में डाल रहे हैं वो, और वो आप जाइए वहां देखिए, बड़े क्रंची होते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। एक चॉकलेट भारत में भी आ गई है जिसमें कि इंसेक्ट की प्रोटीन है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ये एक्सपेंशन हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा जब तक ये होगा। और एक फिल्म में एक्ट्रेस आएगी, वो आपको कहेगी कि आप यही खाया करिए, टेलीविजन की एड में आप लोग सब शुरू कर देंगे। तो हमारा देश की सोच तो वहीं तक जाती है ना कि किस सेलिब्रिटी ने इसको एडवर्टाइज किया है और उसी को हमें लेना चाहिए, तो वो होगा आने वाले दिनों में। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट वरिंग कि हमारा जो फ्यूचर एग्रीकल्चर है या फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर है वो कहाँ जा रहा है एंड वेयर इट इज गोइंग टू एंड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एक स्लोगन था, नो फार्मर नो फूड, वो ठीक था। वो अब हम सब भी उस बात को मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में यू विल नॉट हैव एनी फार्मर एंड यू विल स्टिल हैव फूड। कृषि के भविष्य की ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर आपने पेश की है। अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रैक्टर बनाने वाले, हार्वेस्टर, कंबाइन बनाने वाले, राइस शेलर, ये कुदाल, खुरपी, हसुआ और छोटे छोटे कलपुर्जे बनाने वाले, ये खेत मजदूर, ये लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, सोचने की बात है और देखने की बात भी है कि मैं ये कहता हूँ कि समाज एक बहुत बड़ा एक चेक होता है किसी भी चीज के लिए। अगर समाज को ये मंजूर है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अगर समाज में हम अगर चर्चा करें पहले, ताकि उनको भी समझ आए कि ये क्या हो रहा है, तो आई थिंक दे विल बी एबल टू टेक अप करेक्टिव स्टेप्स, या वो उस आवाज को बुलंद करेंगे कि हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए। लेकिन होता अनफॉर्चुनेटली कि ये बातें हिंदू मुस्लिम में नहीं आती हैं, ये बातें जो जो डोमिनेट नैरेटिव चल रहा है देश में, उसमें ये बातें डिस्कशन में नहीं होती हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ और क्या हमारे सामने परोसा गया है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है इस सारे परिप्रेक्ष्य में डरने की बजाय, आई थिंक वी हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, वी हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। और जब हम वेल इन्फॉर्म हो जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि सोसाइटी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सोसाइटी बिल्कुल एडिक्वेट चीज वो चाहेगी जो समाज के अंदर जो एक बार नैरेटिव जो उसको तोड़ने के बाद और उसका सोल्यूशन भी बताएगी कि साहब हमें ये चाहिए, वी डोंट वांट दिस। तो वो रोमांटिसाइज करना फूड को जो आज तक हम करते आए हैं, वो रोमांस सब खत्म होने जा रहा है। अब वो उसका नया रोमांस होगा जो कई लोगों को पसंद आएगा, मैं इसमें नहीं कहता, लेकिन आई थिंक द फॉरमोस्ट थिंग इज कि पीपल लाइक यू, पीपल लाइक अदर जो मीडिया हाउसेस से जुड़े हैं या जो सोचते हैं इस तरफ, उनको चाहिए कि इस पर एक नैरेटिव हम किस तरीके से बनाएं, चर्चा कैसे हो, समाज को कैसे एजुकेट किया जाए। क्योंकि समाज एक बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि डिसाइड कर सकता है कि हमें किस तरफ जाना है। सो वो वेल इन्फॉर्म समाज ही कर सकता है। तो वेल इन्फॉर्म के लिए हम यही कर सकते हैं कि हम उनको एजुकेट करें। देवेंद्र जी, आपने इस बातचीत के लिए अपना वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।